आज हम आपको एक ऐसी चिकित्सा के बारे में बताएंगे जो आपके लिए साबित होंगी बहुत ही जरूरी जानकारी में से एक। हम बात कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन पद्धति की, मतलब रोग पुनर्वसन चिकित्सा। इस रोग पुनर्वसन चिकित्सा के माध्यम से हम न्यूरो, ऑर्थो, कार्डिक और पुल्मोनरी से जुड़ी कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। आज हमें लकवा इस बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है वयोधा लॉन्ग टर्म केयर के संचालक डॉक्टर रवि वानखेड़े, जो हमें बताएंगे लकवा कैसे होता है, किन्हें होता है और इसका इलाज रिहैबिलिटेशन पद्धति मतलब रोग पुनर्वसन चिकित्सा से कैसे संभव होता है। तो आइए जानते हैं लकवा इस बीमारी और रिहैबिलिटेशन पद्धति के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मेरा नाम डॉक्टर रवि वानखेड़े है। मैं नागपुर में वयोधा लॉन्ग टर्म केयर के नाम से एक हॉस्पिटल चलाता हूँ। जी, वयोधा लॉन्ग टर्म केयर की हम बात अगर करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप कौन कौन से ट्रीटमेंट पर विशेषकर ध्यान देते हैं। तो हम बात करेंगे लकवा के ऊपर में। लकवा जो है पैरालिसिस जिसे कहा जाता है या ब्रेन स्ट्रोक भी कुछ लोग उसे कहते हैं। क्या कहेंगे जो लकवा है, लकवा क्या होता है, किस तरह होता है, क्या कारण होते, क्या कहेंगे आप? देखिए, लकवा होने के पीछे कारण जो होता है, शरीर में कहीं खून का एक छोटा सा थक्का वो बहते बहते अगर हमारे दिमाग में आ जाता है तो रक्त धमनियों को वो ब्लॉक करता है। तो ब्लॉक करने के बाद में या तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से धमनी फूट जाती है या फिर दूसरी तरफ थक्के की दूसरी तरफ खून प्रवाह जो होता है, रक्त का प्रवाह, वो रुक जाता है। दोनों केसेस में दिमाग को, यानी हमारा जो मेंदु जिसको कहते हैं, उसको ऑक्सीजन सप्लाई उसका कट जाता है। उसमें दिमाग जो है वो दिमाग का वो पार्ट जो है, मेंदु का वो पार्ट जो है वो मर जाता है। फिर वो दिमाग का पार्ट, बॉडी का जो भी पार्ट कंट्रोल करता है, उसमें शिथिलता आ जाती है, मतलब उसके मसल्स जो है फ्लैसिड हो जाते हैं। तो उसको हम लोग लकवा कहते हैं। जी, लकवा किस तरह होता है ये तो लगभग जानकारी में सभी लोगों की है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि लकवा होने के बाद जो मरीज होता है उसकी जिंदगी बहुत ही यानी कि विपरीत परिस्थितियों में आ जाती है। जैसे उसके जो शरीर के कुछ अवयव है उसमें विकृति आ जाने की वजह से वो अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से नहीं जी सकता। तो हम अगर वयोधा की बात अगर करें, वयोधा लॉन्ग टर्म केयर की हम बात करें, तो यहाँ पे लकवे के पेशेंट के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, लकवा जो होता है, लकवा होने के बाद में आप हॉस्पिटल जाके जान तो बचा लेते हैं, लेकिन उस लकवे की वजह से जो अपंगत्व शरीर में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है, उसकी जो ट्रीटमेंट है, उसका जो उपचार है, वो हम लोग करते हैं। तो यूजुअली इसको अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन या हिंदी में आप इसको पुनर्वसन की बात करते हैं। अभी तक इंडिया में जो पुनर्वसन बोला जाता है उसमें फिजिकल थेरेपी करवा लीजिए, फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन सिर्फ फिजिकल थेरेपी ही लकवे के पुनर्वसन का उपचार नहीं है। वो एक बहुत बड़ा भाग है, लेकिन सिर्फ वही उपचार नहीं है। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन या पुनर्वसन हम जब बोलते हैं तो उसके 4 मेजर पिलर्स होते हैं, 4 मेजर एरियाज होते हैं, जिसमें पहला पार्ट थेरेपी हम बोलते हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी दोनों होती है। फिजिकल थेरेपी जहाँ पेशेंट के चलने पे ध्यान देता है, मोबिलिटी पे, वहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपी रोज़मर्रा की जो हमारे काम होते हैं उसके लिए कमर के ऊपर के भाग को ट्रीट करते हैं। हर ब्रेन इंजरी पेशेंट को, मतलब हर लकवे के पेशेंट को डिप्रेशन आएगा, वो डिप्रेशन जो है वो एड्रेस करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जाती है। इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट भाग है वो नर्सिंग। जो रेगुलर नर्सिंग होती है वो आपके लिए नर्सेज चीज़ें कर देती है। रिहैबिलिटेशन की जो नर्सेज होती है वो आपसे चीज़ें करवा कर लेती हैं। इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके अलावा नर्सेज आपकी स्किन केयर भी करती है ताकि बेड अल्सर्स ना हो, बेड सोर्स ना हो। इसके अलावा मेडिकेशन मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा और इंटीग्रल पार्ट है उपचार का। जैसे जो भी दवाएं ऐसे पेशेंट को चलती होती है, उनकी टाइमिंग्स,
उनके इंटरैक्शंस दूसरे दवाओं के साथ या खाने के साथ में इंटरैक्शन, उनके साइड इफ़ेक्ट, ये सब चीज़ को मिनिमाइज़ करना और वो दवा सही टाइम पे स्केड्यूल करना और सही टाइम पे एडमिनिस्टर करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारे चारों एस्पेक्ट्स को एड्रेस करते हुए हम लोग जो कहते हैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन कहते हैं। ये तो हो गया लकवे के बारे में। हम अगर बात करेंगे और भी बहुत अलग अलग तरह के पुनर्वसन कार्यक्रम आप चलाते हैं, जैसे न्यूरो रिहैबिलिटेशन आपके यहाँ पे है, तो उसमें क्या क्या प्रोवाइड आप कर रहे हैं? देखिए, न्यूरो रिहैबिलिटेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट तो लकवा ही हो गया, क्योंकि जहाँ दिमाग यानी मेंदु और जहाँ हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी मन के ये इन्वॉल्व हुए वो न्यूरो रिहैबिलिटेशन में ही आता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, दिमाग से रिलेटेड बीमारियां हैं जिनके अभी तक कोई उपचार नहीं मिले हैं। या पार्किंसन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें डोपामिन यानी दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिस लेवल कम होने की वजह से पेशेंट का अपना बॉडी पे से कंट्रोल जो है वो जाता रहता है। वो कंट्रोल जाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग लंबा कर सकते हैं ताकि वो कंट्रोल जल्दी से ना जाए, लेकिन इसकी जो उपचार है वो अभी तक उसका इन्वेंशन है, उसका डिस्कवरी नहीं हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी हम लोग काम करते हैं ताकि उनकी लाइफ का क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहे और अपने रोज़मर्रा के काम वो कर सकें। ऑर्थो रिहैबिलिटेशन और कार्डियक रिहैबिलिटेशन में क्या क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऑर्थो रिहैबिलिटेशन हड्डी से रिलेटेड कोई भी बीमारी या सर्जरी वो जब होती है तो उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उनका रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वसन करना, ताकि उनकी बाकी की ज़िंदगी आराम से निकल सके और वो पहले के जैसे चल सकें या चीज़ें पकड़ सकें। यदि हाथों का इस्तेमाल है या हाथों में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है और कमर में हुई है, नी में हुई है, तो चल सके, इसके लिए हमारा काम रहता है। और ये काफ़ी छोटा ड्यूरेशन रहता है, 2 से 3 हफ्तों में हम पेशेंट को खड़ा करके वापस लाइफ के जैसे वो सर्जरी के पहले चलते थे हम चला सकते हैं। ये तो हुआ ऑर्थो। कार्डियो में बहुत बार होता है कार्डियक सर्जरीज होती हैं। कार्डियक सर्जरीज होने के बाद में उनके प्रिकॉशंस रहते हैं ताकि वो हाथ पूरा ना खोल सकें, खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह की सर्जरी होती है कार्डियक कैविटी ओपन की जाती है और वो पूरी तरह दुरुस्त होने तक का हाथ में पूरी तरह से नहीं खोलना चाहिए और वो हाथ उस प्रिकॉशन के साथ में उनको अपनी लाइफ आगे की रहनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में हम लोग उनको ट्रेन करते हैं कि बिना उनकी अपने सारे प्रिकॉशंस फॉलो करते हुए वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी की लाइफ को कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो बेड रिडन हैं और हमको लगता है कि हॉस्पिटल में आके उनको फ़ायदा हमारे नहीं होगा और उनको सिर्फ घर पे रखकर और उनको बेड पे हैं तो उनकी केयर करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जितना आगे बढ़ा सकते हैं ताकि उनको बेड सोर्स ना हो, उनको बाकी तकलीफ़ें ना हो। तो उसके लिए हमारे नर्सेस ट्रेंड हैं, उनकी बेड मोबिलिटी के लिए हमारे थेरेपिस्ट ट्रेंड हैं जो घर जाकर उनको ये सेवा प्रदान करते हैं। सर, अगर आपके बारे में अगर बात की जाए तो इससे पहले आप भारत के बाहर अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं और मध्य भारत में आपने वयोधा लॉन्ग टर्म क्लिनिक केयर शुरू किया है। यहाँ पे मध्य भारत में अब तक के जो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी वो नागपुर में दी जाने वाली है। तो नागपुर के लोगों के लिए या पेरीफेरी के लोगों के या महाराष्ट्र के या आजू बाजू के जितने भी लोग हैं उनके लिए वयोधा क्लिनिक किस तरह एक लाभकर साबित हो सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अमेरिका में मेरा यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद अमेरिका में मास्टर्स, पीएचडी, रेसिडेंसी सब अमेरिका में किया है। इसके अलावा मैं इस तरह का ही काम वहाँ पर एक हॉस्पिटल में मैनेज करता था। तो वहाँ पर हम इस तरह के पेशेंट ही ट्रीट करते थे। अब ये सारे सिस्टम जो हेल्थ सिस्टम है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे डेवलप्ड हैं। इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में ये जो लिंक है, मतलब हॉस्पिटल जहाँ पर आपकी जान बचाई जाती है और घर, इनके बीच में एक लिंक होना चाहिए कि हॉस्पिटल में जहाँ जान बचने के बाद में अपने में यदि कोई अपंगत्व आ गया है तो अपंगत्व दूर करके आप वापस घर जाएं और घर में अपना काम, अपना पहले का काम वापस अच्छे से कर सकें। ये जो कड़ी है बीच की वो मिसिंग है। तो मैंने यही प्रयत्न किया कि वो कड़ी सेंट्रल इंडिया में मैं प्रोवाइड करूं और लोगों को वो सेवाएं मिले
ताकि वो वापस इंडिपेंडेंट होकर अपना और अपने फैमिली का काम कर सके। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में औसत जो एज है लकवे की वो है 34 साल, और वो भी पुरुषों में। तो लकवा सबसे ज़्यादा पुरुषों को अफेक्ट करता है, ये डेटा है। तो ऐसे में आप सोचिए 34 साल का आदमी जिसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, और वही अपने घर के लिए अकेला कमाऊ बंदा है, और उसको यदि लकवा होता है तो उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे चलेगी, उसका घर कैसा चलेगा। तो ऐसे केस में ऐसे बंदों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमारा बैक टू वर्क प्रोग्राम होता है, जिसमें हम वो जो इंसान है लकवा होने के पहले जो काम कर रहा था वो अब वापस किस तरह से कर सकेगा, इसके लिए हम उसको ट्रेन करते हैं। इसको ही हम लोग पुनर्वसन या रिहैबिलिटेशन कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए, और जब मैं इस चीज़ के लिए ट्रेन हुआ बाहर यूएस में, तो जब मैं इंडिया वापस आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि जब ये सेवाएं यहाँ पर नहीं हैं और ये मेहनत के साथ और लंबे समय तक चलने वाली सेवा रहती है, क्योंकि ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं मिलते, ये फिजिकली काम करना होता है। दवाओं का इनमें डेफिनेटली कुछ रोल रहता है, लेकिन दवा से हर चीज़ हासिल नहीं होती। तो आपको शारीरिक तौर पे, फिजिकल तौर पे आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, और पेशेंट को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो वापस अपने पहले की जैसे ज़िंदगी जी सकें। ये सब सोचकर, और ऊपर से दूसरा पैलिएशन, मेरे फादर को भी कैंसर था जब मैं अमेरिका में था, और मैं उनके लिए पैलिएशन केयर देख रहा था। नागपुर में कहीं पैलिएशन अवेलेबल नहीं था तब, तो उस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं नागपुर में वापस आकर पैलिएशन की सेवाएं भी प्रदान करूंगा और चालू करूंगा। इसलिए मैंने ये वयोधा लॉन्ग टर्म केयर चालू किया। लकवा या आदि किसी व्याधि से कोई भी ग्रसित व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करना चाहता है या वयोधा लॉन्ग टर्म केयर में आके अपना चेकअप कराना चाहता है, किस तरह से संपर्क कर सकता है, किस तरह यहाँ आ सकता है? देखिए, मेरा फ़ोन नंबर कैप्शन में है ही। इसके अलावा मैं खुद भी बता देता हूँ, मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर 9730398371। इस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप नागपुर में हैं तो आप खामला पांडे लेआउट में गांधारी हॉस्पिटल में मेरा ये प्रायोजन है, तो वहाँ पर भी आकर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर ट्रीटमेंट की जो ऑप्शंस हैं वो समझ सकते हैं। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।